नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबको पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित एक कहानी ईद सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा कहानी सुनाने का ढंग पसंद आता है तो आपसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी ईद। उस दिन ईद थी। ईद मुबारक की आवाज़ें हवा की आहटों से भी आ रही थीं। नए उजले साफ सुथरे कपड़ों की जेबों में ईद स्वर सुनाई दे रहे थे। सेवइयों की महक से आंगन मस्तयाया हुआ था। मर्दों का ईदगाह जाने का उत्साह कमरे कमरे की मसरूफियत से झांक रहा था। अचकने पहने तुपल्ली टोपियों की नोकें संवारते मर्दों ने कानों में इत्र के फाहे उड़ेले और इलायचियाँ भरी, चांदी की डिब्बियाँ जेबों में डाल लीं। पेशावरी जूतों की ची ची को नकारते मर्द ईदगाह चले गए तो औरतों ने मलमली गठरियों में लपेटे कामदार जोड़ों को बाहर निकाला, झाड़ा, सीधा करके उनकी सलवटों पर धीरे धीरे इस्त्री की और ईद की आमद के लिए तैयार हो गईं। काजल बनाने वाली ने साटन की पोटलियों में काजल भरकर चांदी की सलाइयों को मखमल के बटुए में बंद किया। पान का बीड़ा तहाकर मुंह की बाईं तरफ रखा। गरारे का पाहुचा जरा सा ऊपर उठाकर काली नई सैंडल का मुआयना किया और काजल बेचने चल निकली। वैसे तो ईद पर बंधे हुए ग्राहक रहते हैं, पर इसी दिन तो इनमें इजाफा भी होता है। बच्चे अपने नए नए कपड़े एक दूसरे को दिखाकर खुश हो रहे थे। सलीम मियाँ अपनी कामदार जैकेट में अकड़कर घूम रहे थे। कहीं अनारकली कबूतर उड़ाने का ख्वाब ले रही थी। किसी घर में सेवइयाँ पक रही थीं, कोई बाँट भी चुका था और कोई तश्तरियों में सजाकर उड़ते हुए वर्क की अदा में आने वालों के ख्याल में गुम था। आज सेवइयों वाली ईद थी। ईद के त्यौहार से भरी भरी मैं कई जगह दोस्तों को ईद मुबारक के फ़ोन कर चुकी थी और एकाग्रचित्त होकर सोच रही थी, कोई रह तो नहीं गया। पायल की छन छन ने इस खुशनुमा सुबह को और मुखर बनाते हुए मेरा ध्यान तोड़ा। धीरे धीरे आती ये झनकार द्रुत की लय के तरह ही बढ़ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। एक छीना हुआ चेहरा अनछीना सा लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, मेम साहब, ईद मुबारक। अब कोई शक न था, ये सलमा ही थी। वो फिर बोली, नहीं पहचाना? मैं सलमा हूँ। ओह, वही तो मैं भी सोच रही थी। हाँ, सलमा ही तो है, मैंने कहा। तुम्हें भी ईद की बहुत बहुत मुबारक सलमा। आओ आओ। मैंने उसे बैठने के लिए मोढ़ा दिया और फिर दूसरा मोढ़ा लेकर उसके पास बैठ गई। सुबह 5 बजे गलियों, बाजारों, कूड़ा खानों, दुकानों के आगे पीछे से कागज़ बटोरती मेरी सलमा तो आज सलमा सुल्तान लग रही थी। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, क्यों, सेवइयाँ नहीं लाई? हाँ, लाई हूँ। मेरी भाभी ने तड़के ही बना दी थी। अपनी तो मैं अभी जाकर बनाऊंगी। ये खा लो बीजी। मैंने सेवइयों को मुंह में भरकर कहा, अरे ये तो बड़ी स्वादिष्ट है। हाँ बीजी, मैं बनाऊंगी तो देखना। मेरा घरवाला तो अभी भी दूध की लाइन में लगा होगा। मैं तो जहाँ लड़की ब्याही है ना, वहाँ उसे ईदी देने गई थी। हमारे घर में वे लोग आ जाते तो कहाँ बिठाती? हमारे झोपड़े में तो नाली का पानी भर रहा है। समधियों को, दामाद को कहीं बिठाती? इसलिए तो इतनी जल्दी पहुंच गई। वैसे मेरी बेटी की सास मेरी दूर की ममेरी बहन भी है। सारे बच्चों को 5-5 रुपए दिए, अपनी को 21, दामाद को भी देने पड़े। पहली ईद है ना, अल्लाह खैर करे, अगली ईद तक तो तीसरा भी आ जाएगा। ये कहकर सलमा हंसी। सलमा, अभी तो तेरी बरकती खुद ही बच्चा है। हाँ बीजी, उसकी सास अस्पताल में काम करती है,
वहीं बच्चा हो जाएगा। लटैर यानी रिटायर हो गई तो फिर मुश्किल होगी। इनके घर में सारे बच्चे अस्पताल में हो ही जाते हैं, पैसे भी नहीं लगते। जब से शादी हुई है एक रात भी दामाद बरकती को मेरे पास नहीं रहने देता। उनके तो 2 पक्के कमरे हैं, एक कच्चा कमरा आंगन में है, एक अभी और बना सकते हैं। मैंने कहा, पर इतनी जल्दी बच्चा? बीजी, इस उम्र में तो मेरे 2 हो गए थे। अभी तो मेरी बेटी का ससुर भी पाल लेगा। बुढ़िया लटैर होगी तो नौकरी मेरी बेटी को ही मिलेगी। लो बीजी, चलूं। ठहरो सलमा, ईदी तो लेती जाओ। बच्चों को मेरी तरफ से मिठाई ले देना। बने रहो बीजी, जब भी मेरी ज़रूरत हो बुला लेना। चलूं, मेरा मर्द आ गया होगा। आज 2 पेटियां मिल गई थीं, तोड़कर बांध के रख आई हूँ। इससे सेवैयाँ भी बन जाएंगी और पराठे भी उतार लूँगी। जिस दिन पराठे बनाऊँ मेरा मर्द 8 तो खा ही लेता है। इतने ही बच्चों के हो जाते हैं, जो बच जाएं वे अपने। अच्छा बीजी, चलूं। जाओ सलमा, फिर आना। मैंने कहा तो वह हंसती हंसती चली गई। आज ईद थी और सलमा आज कूड़े के ढेर से निकल हीरे की तरह चमक रही थी। अलग सुबह सैर करने जाने का शौक मुझे बचपन से है। आज धुंधलके में सैर करना बचपन को जगा देता है। सुबह के तारे को देखना दिन भर का शगुन हो जाता है। ये भुरुकवा हंसते हुए बच्चे के चेहरे पर अटके आंसू की बूंद की तरह लगता है। इसी भुरुकवा के चलते कभी कभी सलमा भी मिल जाती है। कागज़ों, झाड़ झंखाड़ और लकड़ी से भरी बोरी को घसीटती और चारों तरफ अपनी पैनी नज़र को घुमाती तलाशती सलमा तेज तेज कदमों से चलती। भुरुकवा की तरह उसके साथ आया कोई मटमैला बच्चा भी पीछे रह जाता, बोरी की तरह घिसटता रहता। भुरुकवा के पीछे भी एक छोटा तारा रहता, उससे बेखबर सलमा अपनी बोरी भरती रहती। वो अपने बच्चों को सिर्फ बोरियों की रखवाली के लिए रखती है, कभी कभी हल्का बोरा उनको दे देती है। इस कर्मठ औरत के चेहरे पर मैंने कभी शिकन नहीं देखी। मेरी और उसकी दोस्ती का मुख्य रूप यही है। कई बार वो मुझे खुश होकर कहती है, बीजी, मेरा और आपका नाम कितना मिलता है ना। एक दिन सुबह बहुत सर्दी थी। जगह जगह कमेरों ने रात की छाती के ठीक नीचे अलाव जलाए थे। पीली सोनाली रोशनी में कमेरों के काले काले हाथ सेकते हुए नाच रहे थे। सलमा भी वहीं बैठी थी। उसे देखकर मैं भी वहीं बैठकर हाथ सेकने लगी। सलमा ने ठंड में कांपते हुए कहा, बीजी, आग ना हो तो सुबह ही ना हो, हम तो सभी ठंड से झुलस ही जाएं। मैंने कहा, हाँ ये तो ठीक है। कमेरों में से एक बोला, बीजी, आप भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, ठंड से कहीं हाथ झुलसता है। ये कहकर वे उठ गए और कूड़े से भरी एक गाड़ी को ठेलने लगे। उनके जाते ही सलमा हंसकर बोली, अपने देश का है ना, मस्खरी करता है। मैंने पूछा, सलमा, तुम्हारा देश कहाँ है? हाथों को पापड़ की तरह आग पर सेकते हुए सलमा कहने लगी, पैदा तो मुर्शिदाबाद में हुई। मेरे बाप की खेती थी। ज़मीन पर धान, खेसारी, मसूर की काली दाल, चना सब उगता था। हम तो 5 भाई बहन थे। भाई लोग काम करते थे, खूब सब्जी होती थी, बैगन, आलू, अरबी, सेम। मैं भाई लोगों के लिए रोटी लेकर जाती थी। वहाँ खूब मिट्टी होती थी। मैं उसके खिलौने बनाकर खेलती थी। जिस खिलौने का मन होता वही बना लेती और खेलती रहती। कभी गुड़िया, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली और कभी आदमी। मेरा आदमी तब चारवाहा था। पहले गाय गोरू चराता था, फिर हलवाहा हो गया। मेरे ही देश का था। उसने मुझे रास्ते में देखा, बस भाग गई। ये कहकर सलमा शर्माई। सास बन जाने के बाद भी प्यार की पहली पुलक शीशम की टहनी सी लजा रही थी। मैंने कहा,
तुम्हें भी तो वो अच्छा लगा होगा, नहीं तो शादी कैसे होती? तब वो लजाकर बोली, वो तो अच्छा है ही, तभी तो अच्छा लगा, पर मेरे माँ बाप राजी नहीं हुए। मैं 18-19 की थी और वो 25 का। हम लोगों ने शादी कर ली और यहाँ दिल्ली में आ गए। यहाँ वो रिक्शा चलाता है, मैं कागज़ बीनती हूँ। बस गुजारा हो जाता है। सारा पैसा लाकर मेरे ही हाथ पर रखता है बीजी। बीड़ी नहीं पीता, पान नहीं खाता, बस कभी कभी बोतल पी लेता है। उससे उसका बड़ा शौक है। अरे बीजी, बोतल नशा वाली नहीं, थम्स अप की। अब तो बच्चा भी बंद कर लिया है। हमारा मर्द बोला, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, तो मैंने ही करवा लिया। कुछ तकलीफ नहीं है, मर्द भी खुश, हम भी खुश। आग की लौ मध्यम होकर नीचे पड़े कोयलों को राख कर रही थी। आसमान में उषा ने अपने आने से पहले अपनी चुनरी सूखने डाली थी। भुरुकुआ कहीं भाग गया था। मैंने कहा, सलमा, अब सुबह होने वाली है, तुम कभी आना, मैं अब जाऊंगी। आऊंगी बीजी। फिर चुनाव का दौर शुरू हुआ। ये मुर्दा और वो जिंदा होने लगा। गालियों के पोस्टर रोज ही बदल जाते। पार्टियों के झंडे सड़कों को आवारा साड़ों की तरह घेर कर फुफकारते रहते। शरीफ लोग हर काइयां नजरों से बचते बचाते घर पहुंचते। क्या लड़कियां, क्या लड़के दीवाना वार वोटों को अपनी पार्टी की तरफ खींचने की कोशिश करते, जैसे कोई मैयत उठने वाली हो, जैसे कोई बारात चढ़ने वाली हो। शोर में कुछ पता न चलता, बस दिन गिनते चुनाव हो गए। एक दिन मैंने सलमा को देखा, लंगड़ा कर चल रही थी। उसके घुटने पर एक मैली कुचैली पट्टी का टुकड़ा झूल रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ सलमा? बीजी, उस हरामी ने सोटी मार दी। कहता है, कागज क्यों चुनती हो? और वो दूसरी है ना, उसके साथ खी खी करता है। उसे कुछ नहीं बोलता। सब बदमाश हैं। उस राण ने तो इज्जत बेच खाई है। उसके इशारे पर चलती है। मैं तो नहीं जाती। हम तो एक बखत खाएंगे पर इज्जत से रहेंगे। मैंने कहा, किसकी बात कर रही हो? वो बोली, वही पुलिस वाला हरामी, और कौन? उसने एक तगड़ी गाली और जोड़ी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने बात बदलते हुए कहा, सलमा, वोट किसको दिया? वोट तो हम राजेश खन्ना को दिया। पहले हमारा झुग्गी उठ रहा था, अब कांग्रेस वाला ने हिम्मत दिया, बोला, वोट हमें दो, झुग्गी ना उठेगा। हमने वोट तो हाथ पर ही मारा, पर कमल फूल वाला जीत गया। तो भी राजेश खन्ना ने कहा, झुग्गी नहीं उठेगी। हम तो अब उधर ही हैं, नहीं तो रोज हरामी का पिल्ला झुग्गी उठाने की धमकी देता था। हमारा 100 आदमी राजेश खन्ना के पास गया। उसने कहा, आराम से रोटी खाओ, हम निपट लेगा। देखो बीजी, अब सब ठीक है। वोट के लिए भी लोग कितना था, कांग्रेस वाला, कमल वाला, चक्का वाला, छुरी वाला। वोट खत्म हुआ, अब आराम है। मैंने उससे पूछा, सलमा, पुलिस वाला अब तंग तो नहीं करता ना? वो तमक कर बोली, हाँ, कैसे नहीं करेगा। एक दिन मेरी बोरी को आग लगा दी। डंडा मारता है, छेड़ता भी है। हरामी, गंदा, गाली बकता है। फिर बोलता है, इतना सुबह क्या करने आती है साली? जो औरत लोग उसकी बात मानता है उसे कुछ नहीं कहता। हमें कहता है, चल थाने, वहाँ रोटी मिलेगी। क्या करे बीजी, हम मजबूरी में काम करते हैं। मेरे आदमी को पता चले तो इस हरामी के पिल्ले की नाक काट के रख दे। ये कहकर सलमा लंगड़ाती हुई चली गई। फिर कई महीने बीत गए। ईद फिर आने वाली थी। मैंने सोचा, अब की सलमा को ज़रूर साड़ी दूंगी। अगले दिन सुबह ही सलमा मिल गई। उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। उसके हाथ में आज बोरी की जगह खाली बोतल थी। मैंने पूछा, सलमा, क्या बात है? क्या हाल बताऊं बीजी, पुलिस वाला हमारी बोरी ले गया था। 5 रुपया दिया तो छोड़ी है। मेरे लड़के को कल किसी ने गली में पत्थर मार दिया, सिर फट गया है।
मेरा मर्द उसे पट्टी करवा कर लाया तो बोला दूध ले आना, हल्दी डालकर पिला देंगे तो जल्दी ठीक होगा, पर ये सांड बोरी ही ले गया। अब आई हूँ तो दूध का डिब्बो भी बंद है। आओ सलमा, घर चलो, तुम्हारे लड़के के लिए तो दूध मैं ही दे दूंगी। मैंने उसे कहा तो वो मेरे पीछे पीछे चली आई। मैंने बोतल दूध से भर दी तो वो कृतज्ञता से भरी मुड़ मुड़ कर देखती हुई चली गई। ईद फिर आई। दिन सजने को तैयार खड़ा था। मुबारकों के ढेर फूलों की तरह बिखर जाने को तैयार थे। दरवाजे पर ठक ठक हुई तो देखा सलमा खड़ी थी। कूड़ा बटोरने वाले वही कपड़े, न चेहरे पर रौनक न ईद की बहार। मुझे डर लगा, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने सहमी हुई आवाज में कहा, सलमा, आज तो ईद है। उसने गर्दन झुका ली, फिर रुआसी आवाज में सिर झुकाए झुकाए ही बोली, हमें बांग्लादेश जाने को बोलता है। मैंने अपने घर वाले को किसी की छत पर छुपा कर रखा था। बच्चे जाकर उसे रोटी पानी दे आते थे। बच्चे गलियों में भटकते। रात को हम उसी छत पर चोरी से सो जाते। झुग्गी के पास कोई भटकता न था। मैं रोज बाजार से सब्जी लाती, कहीं फुलके सेंक कर रख लेती। पानी की एक बाल्टी भी मर्द के पास रखी थी, वहां टंकी से पानी लेते थे। पुलिस ढूंढती रही, हम मिले ही नहीं। बीजी, हम क्यों बांग्लादेश जाएं? हमारा देश तो यही है। मुर्शिदाबाद क्या बांग्लादेश है? आप ही बताओ। पर पुलिस नहीं सुनती, भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ रही है। यहाँ ढाका का भी बहुत लोग हैं, बिहार का भी, बांग्लादेश का भी। पर हम तो बांग्लादेशी नहीं है ना, फिर हमें क्यों भेजता है? अपना मुल्क छोड़कर कौन जाएगा? दिल्ली का सरदार वोट वाला राजा है, हम तो उसे ही वोट देंगे, पर ये मुसीबत बस टल जाए। सलमा ने गर्दन उठाई, फिर कहने लगी, बीजी, अब तो हमारी झुग्गियों में सब औरतों ने अपना नाम सीता, लक्ष्मी, सरस्वती रख लिया है। ये नाम का औरत तो पक्का यही देश का है। इनको तो कोई बांग्लादेश नहीं भेजेगा ना। बीजी, पुलिस लेने आता है, थाना का पुलिस। हम तो कपाल पे बिंदी दे दी है, नाम भी बदल लिया। मेरे मर्द ने कहा, कोई बात नहीं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, देश में रहने तो मिलेगा ना। उसने अपना भी नाम बदला है, सलमा कह रही थी, जैसे किसी बुत के आगे खैफियत दे रही हो। मेरे मर्द ने कहा, मिला जुला नाम रख ले, जब वोट की तरह बांग्लादेश का शोर भी कम हो जाएगा तब फिर बदल देंगे। बांग्लादेश में वैसा ही नाम एक नदी का भी है। मैंने हिम्मत करके पूछा, सलमा, क्या नाम रखा? उसकी गर्दन और झुक गई। फिर वो धीरे धीरे बोली, आपसे ही मिलता है, बस शोर कम होगा तो फिर बदल लूंगी, कुछ दिनों की ही तो बात है। ये कहकर वो कृतज्ञता से देखती हुई चली गई, जैसे मैंने ही उसे अपना नाम रखने की सलाह दी हो। तब से मैं उस जगह जमीन के एक टुकड़े पर पेड़ सी उगाई हूँ, जो अपनी बाहें तो हिला सकता है पर कदम नहीं उठा सकता। तो अभी आप सुन रहे थे लेखिका पद्मा सचदेवा जी द्वारा लिखित एक कहानी ईद। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और मेरा वाचन कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।